नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न सितंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31। मनुष्य ने कुछ कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र थे? ऑप्शन है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन तथा कोंकण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सुलेमान तथा किरथन की पहाड़ियों में लगभग 8000 साल पहले मानव ने रहना आरंभ किया था। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने फसल उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम भारत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। भारत एक भरत एक जनजाति थी। भरत महान सम्राट थे जिनके नाम से ही इस राजवंश का नाम भरत था, अर्थात भरत राजवंश रखा गया था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी, सुरसैनी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संस्कृत। यहाँ पे जो टिक लगा है आप उसे सही नहीं मानेंगे। ऑप्शन मेरे द्वारा जो बताया जाएगा वही सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शन है एक स्थान पर रहने से साधनों में कमी आ जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए अनाखेटक खाद्य सामग्री समूहों से संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संसाधनों के लिए अनाखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। अगला प्रश्न है मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, पुरापाषाण युग। वैसे भी पुरापाषाण नाम से आप याद करने के ट्रिक्स बता रही हूँ। पुराना पुरापाषाण युग सबसे पुराना और सबसे लंबा युग है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है? ऑप्शन है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। प्राचीन शैल चित्र मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। यह शैल चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश और सुहाघाट उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, भीमबेटका मध्य प्रदेश और सुहाघाट उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, सोतकाकोह, गवेरीवाला, चिरांद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चिरांद हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, यह गंगा के उत्तरी तट पर स्थिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है? ऑप्शन है जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जन।
अगला प्रश्न है सफ़ी तथा हनफी है। ऑप्शन है इस्लामी वास्तुकला शैली, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, दो इस्लामी शासक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफ़ी और हनफी कानून के इस्लामी सिद्धांत है। सफ़ी को 9वीं सदी में अरब विद्वान सफ़ अली तथा हनफी इमाम अबू हनीफा द्वारा स्थापित किया गया था। अबू हनीफा द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, सफ़ी और हनफी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये सिद्धांत है, इस्लामी सिद्धांत है। सफ़ी और हनफी सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। ऑप्शन है चोल राजा, परिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान, पल्लव प्रधान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट प्रधान। दांती दुर्ग राष्ट्रकूट का प्रधान था। उसने एक प्रथा शुरू की थी जिसने हिरण्यगर्भ कहा जाता था। दांती दुर्ग ही इस प्रथा को शुरू की थी। हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था जिसमें क्या होता था कि राजा न होने पर भी ये एक प्रकार का अनुष्ठान होता था जिसको करके लोग अपने को क्षत्रिय न होने पर भी वो खुद को क्षत्रिय घोषित करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी। ऑप्शन है अल बिरूनी, बदायूनी, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बरानी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि रजिया भाइयों से कहीं अधिक सक्षम और योग्य थी। वह 13वीं सदी का फारसी इतिहासकार था। मिनहाज ए सिराज 13वीं सदी का फारसी इतिहासकार था। तो यहाँ पे आपको उत्तर का व्याख्या भी मिल रहा है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। इससे आपको एक प्रश्न के साथ साथ कई अन्य प्रश्न भी देखने को और समझने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सालोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। वह खिजली वंश का दूसरा शासक था। अब उसका समय सीमा भी आपको यहाँ याद रखनी होगी। अलाउद्दीन खिलजी, उसका समय है 1296 से 1316 तक यह राज किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया को सौंपी गई। ऑप्शन है जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रेवतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महलवारी बंदोबस्त। अब हम देखते हैं महलवारी बंदोबस्त क्या है। महलवारी बंदोबस्त में गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह प्रथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो महलवारी बंदोबस्त था, तो ये गांव के मुखिया जो थे वो राजस्व यानी कर इकट्ठा करते थे, उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। कीमतों में भारी गिरावट होने से जनसामान्य लाभान्वित हुए। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ।
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भारी प्रभाव डाला। व्यापार उद्योगों को युद्ध से काफी फायदा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? ऑप्शन है लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाटी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लद्दाख रेगिस्तान का एक उदाहरण है। यह जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यह इलाका बर्फ से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है पृथ्वी की अक्ष काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 23 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 23 का कोण बनाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति वृत्त है। ऑप्शन है वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। प्रदीप्ति वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के अंधेरे तथा रोशन हिस्से को अलग करती है। इस प्रकार पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ दिन तथा जिस भाग में अंधेरा होता है वहाँ रात्रि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चारों दिशाओं को ABCD दर्शाया गया है। अब आपको ये देखना है कि ए कौन से दिशा को दर्शा रहा है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप यहाँ पे मैप के अनुसार से दिशा को चलेंगे। C आपका उत्तर दिशा हो जाएगा, D दक्षिण दिशा हो जाएगा, B पूर्व दिशा हो जाएगा और A पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको चौथा आंसर सही हो जाएगा, पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय पशु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थिर है। ऑप्शन है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी नदी। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी में स्थिर है, हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना बनवाया गया था 1651 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है। यह विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे भी आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट निर्यात का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकल का एक अग्रणी निर्माता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास डैश है। ऑप्शन है बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति किस्म, साल की किस्म, बौद्ध भिक्षु। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बौद्ध विहार। गम्पास, यहाँ पे प्रश्न में गपास दिया है लेकिन गम्पास आप उच्चारण करेंगे, गम्पास। गम्पास लद्दाख में पाए जाने वाले मंदिर है। ये भारत, नेपाल, चीन, भूटान और लद्दाख के कुछ हिस्सों सहित तिब्बती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र प्रस्तुत करता है। अब इस चित्र को आप देखेंगे, वीडियो को पॉज करके चित्र को देखेंगे। उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, मानसूनी पूर्व वर्षा। यहाँ पे यह चित्र चक्रवाती वर्षा का प्रतिनिधित्व करता है। चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, वाताग्री वर्षा। यह अलग अलग तापमान की दो हवाओं के मिलने से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इस्पात आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बने उत्पाद कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक खेती में ऑप्शन है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु जिन्स में संशोधन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला प्रश्न आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का संरक्षित बनाए रखती है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पाद के लिए प्रोत्साहन करती है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने से ही आपको लग रहा है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? ऑप्शन है सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, केजी6। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। बैरोमीटर का प्रयोग डैश के लिए होता है? ऑप्शन है वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए थे। ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। जूलू क्या है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का एक परिधान, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
1994 में जुलू भाषा दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषाओं में से एक थी। हालांकि जुलू दक्षिण अफ्रीका जनजातियों का एक बड़ा समूह है। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में ये रहेगा कि दक्षिण जुलू, ऑप्शन में आपको देखने को मिले जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों का एक समूह है, तो आप समूह पे टिक लगाएंगे। हालांकि दो ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा। तो यह दक्षिण अफ्रीका की भाषा है ऑप्शन के अनुसार, लेकिन जनजातियों का एक समूह अगर लिखा रहेगा तो आप उसे भी सही मान सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कानून तोड़ा जाता है तो उसे पुनः स्थापित करने में न्यायपालिका मदद करती है। दोनों का प्रशासन कार्यकारी कानूनों के अनुसार चलाया जाता है। अगला प्रश्न है संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एक राज्य में यदि एक नेता अन्य राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य में काम करने की अनुमति नहीं देता है तो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से संबंधित बराबर का अधिकार है। जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। राज्यसभा में अधिकतर डैश हो सकते हैं। ऑप्शन है 225 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य, 260 सदस्य। तो राज्यसभा में ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 को मनोनीत किया गया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। हमारी व्यवस्था में सांसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि ऑप्शन है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सांसद में अपनी शक्तियां निहित प्रदान है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है भारतीय जनमत में कार्यकारी का कार्य डैश है। ऑप्शन है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? ऑप्शन है विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, हाँ ये सही है। जाति पूर्वाग्रह, जाति पक्षपात में कमी आई है, ये भी सही है, क्योंकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सभी बच्चे एक साथ एक समूह में बैठ के भोजन कर रहे हैं, इसमें भी कमी आई है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी, क्योंकि भूख के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो अब स्कूल में चूँकि मध्याह्न अल्पाहार भोजन उपलब्ध है तो बच्चे वहाँ पे भोजन करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भूख नहीं सता रही है, तो वे मध्याह्न भोजन के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी
आगे सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं। चौथा ऑप्शन है निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, तो आपका यहाँ चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चक्रीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं और उसके अनुसार से ऑप्शन देखेंगे 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। यहाँ पे आप उत्तर देने की कोशिश करें, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 माह। 5 महीनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर नियमित रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ है। चित्र के अनुसार जनवरी से मई तक वे बेरोजगार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाले विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। ऑप्शन है स्व आकलन, समाजमितीय तकनीक, केस अध्ययन, मनोमितीय तकनीक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समाजमितीय तकनीक। मनोचिकित्सक जैकोब एस मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। यह सामाजिक संबंधों के पहलू को मापने की मात्रात्मक विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। ऑप्शन है अभिसारी, उत्पादक, मनन, निगमन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्पादक। सृजनात्मकता को व्यक्ति की कल्पनाशीलता, सहजता और उत्पादक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। ऑप्शन है न्यूज़पेपर के उत्पादकों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, प्रत्येक पार्टियों की प्राथमिकताएं और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना, विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को हर पार्टी के प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना चाहिए। यह छात्रों के विवेचनात्मक चिंतन तथा तार्किकता को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा आप कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे। ऑप्शन है नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी, शोध प्रयोगशाला में भ्रमण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नाटक। छात्रों के साथ बातचीत करने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह शिक्षण अधिगम का रूप है। नाटक समवयस्क अधिगम की सकारात्मक तकनीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक विज्ञान सामाजिकता और रीति रिवाजों पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान का विषयनिष्ठ अनुशासन है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानव की नींव रखता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार मत डैश पर बल देता है। ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीला व्यवस्था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सतत आकलन। एनसीएफ के अनुसार एकीकृत शिक्षा प्रणाली में सतत मूल्यांकन के छात्रों को अधिगम से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। सतत मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अधिगम से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो यह शैक्षणिक वर्ष के अंत में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की चिंता को कम करने में मदद करती है। ऑप्शन है
दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? ऑप्शन है गौण, द्वितीय आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिक कैंप्स अध्ययन आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़े प्रथम जानकारी है जो प्रामाणिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। अवलोकन तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? ऑप्शन है विश्लेषण, प्रतिपादक, निगमन, मस्तिष्क आलोड़न। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निगमन। अवलोकन तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमन कहा जाता है। यह निष्कर्ष तक पहुंचने की तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रवाह संचित, दंड आलेख, आवर्ती बहुभुज, बेन आलेख। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विशेष क्षेत्र में वर्षा में होने वाले परिवर्तन को दिखाने के लिए दंड आरेख उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रचनावादी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, उदार भाव से ग्रेड देना, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, गृह कार्य देना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्म और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीबी और पूंजीवादियों के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनिमयों और मूल्यांकनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। समूह चर्चा सामाजिक अधिगम के नियमों, विनियमों और मूल्यांकनों को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। विद्यार्थी शिक्षार्थी के व्यवहार से निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की कठिनाई विश्लेषण विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करना, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन है शिक्षक
प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के दौरान शिक्षण। एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षक तकनीक है जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह ऑप्शन है पाठ को भागीदारी दिलचस्प बनाने वाला बनाता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का शरणीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकताओं को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। ऑप्शन है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, स्थानों की संख्या जिसका शिक्षार्थियों ने भ्रमण किया है। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि छात्र की सांस्कृतिक पूंजी का गठन करती है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।